अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग बेटा जी? आज हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 डाटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, इसका टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़। अभी तक हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसके अंदर फ़िज़िकल डाटाबेस डिज़ाइन भी हो गया, हमारा जो है वो लॉजिकल मॉडल भी हो गया, हमारा डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस भी हो गया, ईआर डायग्राम भी हमने डिस्कस कर ली। अब हमने एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आपका जो है वो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ का। आज हम इस टॉपिक को जो है डिटेल में डिस्कस करते हैं, डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ को। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की ज़रूरत क्यों है, हमें क्यों ज़रूरत है डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी की। डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी हम लोग इसलिए डिसाइड करते हैं कि जो हमारे सर्वर्स हैं, जो हमारा डाटाबेस सर्वर है, उसको हम लोग कैसे प्लेस करेंगे और क्लाइंट्स कैसे डाटा को एक्सेस करेंगे। इसलिए हमें डाटा डिस्ट्रीब्यूशन की स्ट्रेटजी एक बनानी पड़ती है, कोई एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि हमारे क्लाइंट्स हमारे डाटाबेस सिस्टम को कैसे एक्सेस करेंगे और हम लोग वो सर्वर्स को कैसे प्लेस करेंगे। तो डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ जो हमारी हैं उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड है, पार्टीशन्ड है, रेप्लिकेटेड है और हाइब्रिड है। ये 4 डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ नॉर्मली डाटाबेस के अंदर यूज़ की जाती है इस सिस्टम के अंदर। हमने इसको बड़ा कम डिस्कस किया था, कह लें कि हमने एक कंसेप्ट ही इसका हमने डिस्कस किया था। आज हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं इन चारों स्ट्रेटजीज़ को कि ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो है बेटा सेंट्रलाइज्ड है कि इसके अंदर देखें ऑल द डाटा इज़ लोकेटेड एट अ सिंगल साइट। हम लोग पहले भी ऑल्दो इसको डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन डाटा जो है एक सिंगल साइट के ऊपर सारा लोकेटेड होता है, एक ही जगह पे सारा डाटा लोकेटेड होता है। और एक जगह पे डाटा लोकेटेड होगा तो डेफिनेटली ये इसको यूज़ करना और एक्सेस करना सिंपल भी होगा और इजी भी होगा। जब आपका जो रिमोट साइट है वो सेंट्रल साइट से कनेक्ट हो जाती है, जो सिंगल साइट होती है एक जगह पे, जिस तरह सर्वर होता है, एक सर्वर प्लेस कर दिया जाता है और क्लाइंट्स उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है जी। जो रिमोट साइट्स हैं वो सेंट्रल साइट से कनेक्ट होती हैं, कैसे? कम्युनिकेशन नेटवर्क से। एक नेटवर्क होता है जिसके अंदर सारे क्लाइंट्स कनेक्ट हो जाते हैं और आपका डाटाबेस सिस्टम एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के ऊपर लोकेटेड होता है। यहाँ से जो है सारे के सारे क्लाइंट्स उसको डाटा को एक्सेस कर लेते हैं। तो इसलिए ये बहुत सिंपल और इजी होगा। अब ये ऑल्दो इजी तो है क्योंकि एक जगह पे डाटा सारा आपका कनेक्टेड है, मतलब सर्वर के साथ कनेक्टेड है। आपके सारे जो क्लाइंट्स हैं जो डाटा को एक जगह से एक्सेस कर लेंगे। तो इसका जो एक डिसएडवांटेज वो ये है कि डाटा जो है वो रेडिली एक्सेसिबल नहीं है। ठीक है जी। डाटा स्टोर्ड एट रिमोट साइट इज़ नॉट रेडिली एक्सेसिबल। एक्सेसिबल क्यों नहीं होता रेडिली? कि देखें, जब एक नेटवर्क के अंदर आप कनेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो राउटर्स और पिचेस के ज़रिए कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ तक सर्वर के ऊपर पहुँचना पड़ेगा। तो माइट भी पॉसिबल कि वहाँ पे डिले हो जाए, पॉसिबल डिले हो जाए आपको एक्सेस करते हुए डाटा को। ठीक है जी, क्योंकि वो उसने राउटर ने आपको एक बेस्ट राउट फाइंड आउट करके देना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो है आपका डाटा एक्सेसिबल नहीं होता उस स्पीड के साथ। क्यों? क्योंकि आपको पिचेस यूज़ करना पड़ती हैं डिफरेंट, आपको राउटर्स यूज़ करना पड़ेंगे सर्वर तक पहुंचने के लिए जब आप नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड होंगे। तो ये भी एक जो है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क ही है जिसके अंदर आपका ये सिस्टम आपका सिस्टम जो है वो डाटाबेस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा। तो इसलिए ये रेडिबल एक्सेसिबल नहीं होता। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। अब अगर जो है आपका ऑफिस हैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के जो डाटाबेस को शेयर करना चाह रहे हैं, वो एक सिटी के अंदर नहीं है, वो 2 या 3 सिटीज़ के अंदर हैं,
तो डेफिनेटली आपको कोई जो है वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व करना पड़ेगी, कोई टेलीकम्युनिकेशन से हेल्प आउट लेना पड़ेगा, ठीक है जी। कोई आपको और जो कह रहे हैं कि कनेक्शन के लिए किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो आपकी जो डाटा कम्युनिकेशन है इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो डेफिनेटली जो आपके नेटवर्क को कनेक्ट करेंगे वो आपसे कॉस्ट तो डिमांड करेंगे ना। तो जब टेलीकम्युनिकेशन या थर्ड पार्टी नेट इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है सिस्टम के अंदर, तो फिर आपका सिक्योरिटी रिस्क भी ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपका सारे का सारा डाटा जो है वो उस थर्ड पार्टी के पास जा रहा होता है, जिसको सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब है कि आपकी सिक्योरिटी जो है उसका लेवल इंक्रीज होना चाहिए। तो इस लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए भी आपकी जो है वो कॉस्ट अफेक्ट करेगी। और जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है या डिसएडवांटेज है कि अगर आपका डेटाबेस जो सिस्टम है या आपका जो सर्वर है, अगर वो कोलैप्स कर जाता है, सेंट्रलाइज सिस्टम जो आपका सेंट्रल सिस्टम है जिसके ऊपर सारा डेटाबेस लोकेटेड है, अगर वही कोलैप्स कर जाता है तो आपका पूरे का पूरा डेटाबेस सिस्टम जो है वो टोटली फेल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ना आपका कोई क्लाइंट एक्सेस कर सकेगा, ना आपका इंटरसिटी में कनेक्शन होगा, ना आपका दूसरी सिटीज़ में होगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो सेंट्रलाइज सिस्टम है वही कोलैप्स हो गया। अगर वो सिस्टम फेल हो गया तो आपका सारे का सारा डेटाबेस जो है वो क्रैश हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपका डेटाबेस सिस्टम फेल्स टोटली व्हेन सेंट्रल सिस्टम फेल्स। अगर सेंट्रल सिस्टम, क्योंकि उसकी बैकबोन है ये, कह रहे हैं कि उसका दिल ही ये है, अगर वो ख़राब हो जाएगा तो आपका सारे का सारा डेटाबेस सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, ठीक है जी। अब ये देखें कि ये आपका सेंट्रलाइज सिस्टम की एक डायग्राम मैंने आपको बताई है कि इसके अंदर यूज़र 1 2 3 जो हैं ये आपके कह लेंगे क्लाइंट्स हैं या यूज़र्स हैं। आपका सारा डेटाबेस जो आपका डाटा है वो लोकेट कर रहा है एक सेंट्रल सर्वर पे, ठीक है जी। तो इसके अंदर कोई रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन नहीं है, ना इसकी कॉपीज़ होती हैं कहीं पे। ये एक ही जगह पे जो है वो सारे का सारा डाटा आपका पड़ा हुआ होता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है पार्टीशन्ड। पार्टीशन्ड के अंदर क्या होता है कि इन दिस स्ट्रेटजी डेटाबेस इज डिवाइडेड इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स के अंदर जो है या पार्टीशंस के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है डेटाबेस को, ठीक है जी। ईच पार्टीशन इज असाइन टू अ पर्टिकुलर साइट। एक एक साइट दे दी जाती है उनको, उनका सर्वर अलग कर दिया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे पीसेस में या फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है सबसे बड़ा? द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी इज दैट द डाटा इज मूव्ड क्लोज टू लोकल यूज़र, ठीक है जी। अब लोकल यूज़र के कैसे क्लोज हो जाता है ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल से। आपका डाटा ज़्यादा एक्सेसिबल होता है इजीली, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसको ज़हन में रखिएगा कि क्लोज टू लोकल यूज़र कैसे होता है, ये अभी मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ। डाटा बिकम्स मोर इजीली एक्सेसिबल। ज़ाहिर सी बात है जब लोकल यूज़र के करीब होगा डाटा, क्लोज हो जाएगा, तो वो उसको इजीली एक्सेसिबल कर लेगा, ठीक है जी। अब देखें इसका डिसएडवांटेज ये है बेटा कि एक्सेस फॉर लोकल क्लाइंट में बी प्रॉब्लमेटिक फॉर रिमोट क्लाइंट्स। रिमोट क्लाइंट्स जो लोकल क्लाइंट्स है वो तो ईजियर होगी एक्सेस, लेकिन जो रिमोट क्लाइंट्स हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इश्यूज़ ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट में अराइज। अब ये क्रॉस डिपार्टमेंटल जो मैनेजमेंट है उसके इश्यूज़ अराइज हो सकेंगे। अब ये देखें जी, अब मैंने कहा कि कैसे क्लोज टू लोकल यूज़र्स। अब ये जी एक नेटवर्क है या एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर जो है वो 3 डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग, डाटाबेस, इंजीनियरिंग है, अकाउंट्स है और मार्केटिंग है। इन 3 डिपार्टमेंट्स को अलग-अलग डाटाबेस सर्वर यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है। इंजीनियरिंग का डाटाबेस सर्वर अलग है, अकाउंट्स का डाटाबेस सर्वर अलग है और मार्केटिंग का डाटाबेस सर्वर अलग है। अब ये तीनों एक ऑर्गेनाइजेशन के हैं, 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, इनकी पार्टीशंस कर दी है, इसको फ्रैगमेंट्स में उसने डिवाइड कर दिया। अब देखिए इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के जो क्लाइंट्स हैं ये इसके लोकल यूज़र्स हैं, ये डायरेक्टली इस इंजीनियरिंग के डाटाबेस सर्वर से डाटा को एक्सेस कर रहे हैं। इसी तरह अकाउंट्स के जो क्लाइंट हैं वो डायरेक्टली अकाउंट सर्वर से डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, और जो मार्केटिंग के क्लाइंट्स हैं डिपार्टमेंट के वो डायरेक्टली मार्केटिंग के डाटाबेस सर्वर से इसको एक्सेस कर रहे हैं। अब हमने पढ़ा था कि इशू ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंटल मैनेजमेंट में अराइज।
ठीक है। अब देखें ये इश्यूज़ कैसे अराइज हो सकते हैं। अब इंजीनियरिंग वाले कहेंगे कि जी हमें जो है वो मार्केटिंग के साथ कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकेंगे, वो तो नहीं कर सकेंगे अगर कोई कारपोरेट नेटवर्क नहीं होगा बीच में, उनको कारपोरेट नेटवर्क के ज़रिए कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह अकाउंट्स वाले कहेंगे कि हमने मार्केटिंग के साथ करना है, हम एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो फिर भी कारपोरेट नेटवर्क के साथ होगा। अब इश्यूज़ कहाँ पे आ रहे हैं, इंजीनियरिंग वाले कहते हैं कि जी हमने मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करना है, उनको एक्सेस करना है, लेकिन मार्केटिंग वाले कहते हैं जी हमने एक्सेस देनी नहीं है। इसी तरह अकाउंट्स वालों को एक्सेस करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग और मार्केटिंग वाले, तो अकाउंट्स वाले कहेंगे भाई हमने तो इसको एक्सेस नहीं देनी। तो ये मैनेजेरियल कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इसके अंदर इश्यूज आ सकते हैं। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि पार्टीशन के अंदर चूंकि आपके सर्वर्स अलग अलग पड़े हुए हैं, तो वो एक्सेस रेलिवेंट और कंसर्न डिपार्टमेंट के क्लाइंट्स को ही मिलती है उसकी। अगर वो आपस में एक्सेस लेना चाह रहे हैं तो फिर किसी कारपोरेट नेटवर्क के साथ उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इस तरह मैनेजमेंट के इश्यूज अराइज हो सकते हैं। उसके बाद है बेटा रेप्लिकेटेड। इन रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी द फुल कॉपी ऑफ डेटाबेस इज असाइन टू मोर देन वन साइट इन अ नेटवर्क। एक से ज़्यादा साइट्स पे, अब देखें ये डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि एक जो है वो लाहौर के अंदर डेटाबेस चल रहा है, कराची के अंदर चल रहा है, कि इस्लामाबाद के अंदर चल रहा है, ठीक है जी। अब ये सारे की सारी डेटाबेस की कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी है वो तीनों जगह पे इंस्टॉल हुई है, तीनों जगह पे पड़ी हुई है। अगर लाहौर वाले जो यूज़र्स हैं वो क्या करते हैं, वो लाहौर के डेटाबेस सर्वर से डाटा एक्सेस करते हैं, कराची के यूज़र्स जो हैं वो कराची के डेटाबेस सर्वर से डाटा एक्सेस कर रहे हैं, और इस्लामाबाद के यूज़र्स जो हैं वो इस्लामाबाद के सर्वर से डाटा एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि अगर कोई अपडेट इस्लामाबाद में होगी तो वो उसी टाइम पे अपडेट जो है, अगर कोई एंट्री है कि इस्लामाबाद में हो रही है तो वो कराची में भी अपडेट हो जाएगी और लाहौर में भी अपडेट हो जाएगी। अगर कोई लाहौर में एंट्री हो रही है तो वो कराची में भी हो जाएगी और इस्लामाबाद में भी हो जाएगी। तो इस तरह तीनों जगह, चाहे लाहौर वाला है वो सारी की सारी एंट्रीज़ कराची वाली भी व्यू कर सकता है और इस्लामाबाद वाली भी व्यू कर सकता है। इस तरह फुल कॉपी जो है नेटवर्क की एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर जो है, फुल कॉपी जो है डेटाबेस की एक से ज़्यादा साइट्स के ऊपर पड़ी हुई होती है। तो साथ क्या कह रहे हैं, इट इज़ लेस डिज़ास्ट्रस, कम डिज़ास्ट्रस है कि जिस तरह हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो हमारा पूरे का पूरा डेटाबेस कोलैप्स कर जाता है। तो यहाँ पे अगर कोई लाहौर का सिस्टम क्रैश हो गया तो उसकी एंट्रीज हम लोग कराची वाले में से देख सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा के सारा क्रैश नहीं होगा, तो इसका लॉस कम होता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इट इज़ गुड बट इट इज़ मच एक्सपेंसिव। जाहिर सी बात है हम 3 जगह पे सर्वर जो है इंस्टॉल कर रहे हैं और उनको सिंक्रोनाइज़ किया हुआ हमने, ठीक है, तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। It creates update problem because each database change must be readily processed and synchronized at all sites। अगर हम लोग कोई database में चेंज करते हैं, स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं, तो वो हर साइट के ऊपर हमें करनी पड़ती है, तो ये अपडेट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, ठीक है जी। उसके बाद है बेटा हाइब्रिड। हाइब्रिड के अंदर क्या होता है कि डेटाबेस इज़ डिवाइडेड इनटू क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स, के डेटाबेस को क्रिटिकल और नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो मल्टीपल साइट्स पे हो जाते हैं, सिंपल है, और जो नॉन क्रिटिकल फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सिंगल साइट के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। आपको मल्टीपल साइट्स और सिंगल साइट्स की तो समझ आ गई है, सिंगल साइट एक ही जगह पे और मल्टीपल साइट्स जो है वो एक से ज़्यादा जगह के ऊपर, ठीक है जी। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है रेप्लिकेटेड और पार्टीशन का, ठीक हो गया जी। तो ये आपकी डेटाबेस सिस्टम में डाटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ थी बेटा, 4 जो हमने डिस्कस की। इस वीडियो को आपने लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है जी। शेयर कीजिएगा ताकि अगर कोई और स्टूडेंट्स हों वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। और जो टॉपिक्स आप रिक्वायर्ड हों आपके, हमेशा मैं कहता हूँ वो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर दिया करें, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो अपडेट कर दिया करूँगा जी। अल्लाह हाफिज़।